अस्सलामुअलैकुम। आज हम इसका जो पोर्शन भी था पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के हवाले से, उसका चैप्टर नंबर 15 जो है उसको डिस्कस करते हैं। उसमें ब्रीफ सा जिक्र जो है वो इंग्लैंड की पार्लियामेंट का भी है, लेकिन मैं उसका जिक्र बाद में करूँगा। उसके हाउसेस की पार्लियामेंट जो है किन पर मुश्तमिल है, उसकी जो सॉवरेंटी है जिसको पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है, वो हिस्टोरिकली कैसे बतदरीज डेवलप हुई। उससे पहले मैं पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है और उसका लेजिस्लेटिव जो प्रोसीजर है वो आपको पढ़ाना चाहता हूँ, ताकि वो आपको अच्छी तरह याद रह जाए। और फिर इंग्लैंड का जो है उसका बाद में हम डिस्कशन कर लेंगे। पार्लियामेंट जो है इंग्लिस्तान में भी जिसको पार्लियामेंट कहा जाता है, उसमें अकेला हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन शामिल नहीं है, उसमें किंग भी शामिल है। इसी तरह उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में जो मजलिस शुरा पार्लियामेंट का नाम 8th अमेंडमेंट के जरिए मजलिस शुरा रखा गया था। और अब मजलिस शुरा भी आइन के अंदर जिक्र है और साथ ब्रैकेट में पार्लियामेंट भी लिखा हुआ है। तो पार्लियामेंट को आमतौर पर उर्फ आम में नेशनल असेंबली और सेनेट ही समझा जाता है, लेकिन आर्टिकल 50 जो है आइन का, वो मजलिस शुरा जो पार्लियामेंट जो है वो किन पर मुश्तमिल है, उसमें बोथ हाउसेस यानी नेशनल असेंबली और सेनेट का भी जिक्र करता है और साथ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी। अब ये प्रेसिडेंट उसके साथ क्यों जिक्र होता है या उधर किंग का जिक्र क्यों होता है, वो इसलिए कि कोई भी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता, यानी एक्ट नहीं बनता पार्लियामेंट का पास करदा लॉ, जब तक असेंट नहीं आ जाती। इन केस ऑफ इंग्लैंड क्वीन की या किंग की असेंट यानी रजामंदी, और हमारे आइन में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की असेंट या रजामंदी। तो बोथ हाउसेस और प्रेसिडेंट यानी पहले दोनों हाउसेस जब पास करेंगे किसी भी बिल को, और बिल को पास करने का लेजिस्लेटिव प्रोसीजर अभी हम बात करते हैं उसकी भी, तो उस पर फिर प्रेसिडेंट की असेंट आएगी। असेंट से मराद है उसकी रजामंदी आएगी, वो उस पर अपने दस्तखत करेगा। असेंट जो है वो सिग्नेचर से विजिबल होगी। तब जब वो असेंट दे देगा तो दोनों हाउसेस का पासशुदा बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा। जो मुख्तलिफ एक्ट आप लॉ के स्टूडेंट के तौर पर पढ़ते हैं मौजूद हैं, वो एक्ट इसी तरह ही पास हुए होते हैं। तो पहले प्रेसिडेंट को हम स्टडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो पार्लियामेंट का पार्ट प्रेसिडेंट भी है, उसका इलेक्शन, उसकी क्वालिफिकेशन और उसके रिमूवल या हटाए जाने के तरीक़ेकार को प्रीवियस लेक्चर में एट लेंथ हमने डिस्कस किया था। आज हम इसका जो पार्लियामेंट है उसको स्टडी करते हैं। उसमें फिर नेशनल असेंबली और सेनेट और उनका लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 में नेशनल असेंबली जो है उसका जिक्र है। मुख्तलिफ प्रोविंस वाइज किस तरह सीटें होंगी उनका जिक्र है, और साथ कौन लोग जो हैं वो वोट देने की अहलियत रखते हैं उनका जिक्र इसके अंदर मौजूद है। तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है नेशनल असेंबली का और प्रोविंशियल असेंबली का, यानी बराह रास्त लोग वोट देते हैं। कौन वोट देते हैं? जो पाकिस्तान के शहरी होना चाहिए वोट देने की अहलियत के लिए, और उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए।
और इसी तरह उसका नाम भी इंतखाबी फहरिस्त में बतौर वोटर दर्ज हो और किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर न किया हो, वो लोग वोट देने की अहलियत रखते हैं। तो इससे पहले हमारी अब 25th अमेंडमेंट से जब फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया जो था पाटा, उसको अब प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया गया है, तो उसकी सीटें जो थी वो कम हो गई हैं। पहले 342 थी, अब 336 हो गई हैं। ठीक है, उसकी सीटें जो हैं उससे निकल गई हैं। तो ये इंतखाब जो है इसमें खवातीन की सीटें भी हैं, खवातीन की सीटें भी हैं और साथ अकलियत की सीटें भी। तो खवातीन की सीटें जो हैं उनका प्रोवाइज अगर आप उनका जिक्र मैं आपके सामने करूं, जनरल सीट्स बलोचिस्तान में जो है नेशनल असेंबली की वो 16 है और खवातीन की 4 हैं। टोटल सीट्स जो है बलोचिस्तान की वो 20 है। खैबर पख्तूनख्वा की जनरल सीट्स यानी जिसको बराह रास्त वोट दिए जाते हैं, हल्का बंदी में आती हैं, वो 45 हैं और खवातीन की जो है वो 10 हैं कुल। पंजाब में 141 जनरल सीट्स हैं और खवातीन की 32 हैं, कुल तादाद बनती है 173। सिंध से जनरल 61 हैं और खवातीन की 14 और कुल तादाद बनती है 75। और फेडरल कैपिटल, अब फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया जो है वो खत्म हो गया है उसका स्टेटस, तो अब आइंदा से सिर्फ फेडरल कैपिटल की 3 सीटें रह जाएंगी। तो सीटें कुल ये जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ ये बनती हैं 326 और इसमें 10 जो हैं वो माइनॉरिटीज की हैं, तो फिर बन जाएंगी 336 जिसका मैंने जिक्र किया था पहले। जो मौजूदा स्टेटस था उसमें 342 थी, 342 में भी 10 जो थी वो अकलियतों की थी। अब ये उसकी सीट्स की तकसीम है जिसकी बुनियाद पर ये मुंतखब लोग जो हैं बराह रास्त वोट के ज़रिए मेंबर पार्लियामेंट के मुंतखब करते हैं, नेशनल असम्बली के मुंतखब करते हैं। तो नेशनल असम्बली जो है जब इलेक्शन हो जाता है तो उसका इजलास, पहला इजलास जो है इलेक्शन के बाद वो 21 डेज के अंदर अंदर बुलाया जाएगा, 21 दिन के अंदर अंदर, इससे ताख़ीर जो है वो नहीं की जाएगी। पहला इजलास जब बुलाया जाएगा तो उसमें मेंबरान जो हैं वो बतौर मेंबर ओथ लेंगे। फिर फर्स्ट जो बिजनेस असम्बली करेगी, वर्क करेगी, यानी अपना जो ओथ लेने के बाद फर्स्ट फंक्शन सर अंजाम देगी, वो अपने में से एक को यानी मेंबरान में से एक को स्पीकर और एक को डिप्टी स्पीकर जो है वो मुंतखब करेगी। और जितनी दफ़ा भी ये ओहदा खाली होगा यानी स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का, कोई और काम किए बगैर असेंबली सबसे पहले यही काम करेगी। यानी अगर स्पीकर का ओहदा खाली है तो स्पीकर को मुंतखब करेगी, अगर डिप्टी स्पीकर का खाली है तो खाली की सूरत में हो सकता है कि भाई या वो रिजाइन कर दे, ठीक है, या खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाए तो इससे भी खाली हो जाता है, या वो हाउस का मेंबर ना रहे, यानी उसकी सीट जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन उसकी हो जाए, मेंबर नहीं है तो जाहिर है मेंबरान में से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनेगा, या उसको रिमूव कर दिया गया है अदम एतमाद की सूरत में, उसको हटा दिया गया है तो सीट खाली हो जाएगी। जिसकी भी खाली होगी, स्पीकर की होगी, डिप्टी स्पीकर की होगी, उसका दोबारा इंतखाब किया जाएगा और कोई काम किए बगैर। सबसे पहले तो जाहिर है प्रिजाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए, स्पीकर सदारत करता है, वो मौजूद ना हो तो डिप्टी स्पीकर जो है वही इजलास की सदारत करता है। इसी तरह सेनेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है। सेनेट का जिक्र जो है उसकी
प्रोविंस वाइज तादाद या सेनेट के मुतल्लिक आर्टिकल 59 में आइन में जिक्र किया गया है। तो पहले हमारे आइन के मुताबिक 100 सेनेटर थे, फिर 18th अमेंडमेंट से 4 अक़लियतों को सीटें दी गई, यानी 4 मेंबरान जो थे माइनॉरिटीज़ के डाले गए, तो 104 हो गई, 104 हो गई। अब खैबर पख्तूनख्वा में फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया को कम कर दिया गया है, तो 25th अमेंडमेंट के ज़रिए वापस तादाद में कमी हुई, यानी वो 8 जो हैं वो निकल गए हैं उसमें से, जो फाटा से मुंतखब होते थे, तो वो 8 निकाल के अगर आप 104 से 8 निकाल दें तो ये गालिबन 96 हैं। तो अब 96 मेंबरान पर मबनी हाउस है। ये जो सेनेट है, सेनेट का इलेक्शन जो है वो कैसे होता है, मे बी आपको इसके मुतल्लिक मालूम हो, दोबारा जिक्र कर देते हैं कि आइन के अंदर हमारे 2 इलेक्शन डायरेक्ट हैं और 2 इलेक्शन इनडायरेक्ट हैं। जब मैं 2 इलेक्शन डायरेक्ट की बात कर रहा हूं तो मैं नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन की बात कर रहा हूं। वो बराह रास्त वोटर जो हैं वो वोट डालते हैं और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से, हल्के से, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, हर हल्के से एक आदमी मुंतखब होकर आता है। तो वो जितनी भी किसी सूबे की सीटें होती हैं वो जीत के आता है, या प्रोविंशियल असेंबली है तो वो प्रोविंशियल असेंबली के लिए जीतता है। 2 जो मैंने कहा इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इनडायरेक्ट से मुराद इस सेंस में इनडायरेक्ट कि भाई पीपल जो है वो सॉवरन है, लोग अगर वोट डालें, खुद पीपल किसी भी कंट्री के वोट डालें तो उसको हम डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। और अगर ऐसा कोई तरीका हो कि वो पहले वो किसी को मुंतखब करें और आगे वो किसी को मुंतखब करे तो वो इनडायरेक्ट तरीका है। तो प्रेसिडेंट का इंतखाब हमने पढ़ा था लास्ट में, इलेक्टोरल कॉलेज का हमने जिक्र किया था कि नेशनल असेंबली, सेनेट और 4 प्रोविंशियल असेंबलीज के जो मेंबरान हैं उन पर मुश्तमिल है। वो आगे वोट दे के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को मुंतखब करते हैं। तो वो वोट तो मेंबरान ज़ाहिर है बराह रास्त ही देते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट की टर्म जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो इस सेंस में कर रहा हूँ कि भी लोग बराह रास्त वोट दे के सदर को मुंतखब हुआ है, वो आगे वोट दे के प्रेसिडेंट को मुंतखब करें। तो विद रिगार्ड टू पीपल, यानी लोगों के नुक्ता नज़र से वो इनडायरेक्ट है, वोटर्स के नुक्ता नज़र से इनडायरेक्ट है। तो 4 प्रोविंशियल असेंबलीज, नेशनल असेंबली और सेनेट, ये मेंबरान जो है वोट दे के प्रेसिडेंट को मुंतखब करते हैं। अब सेनेट का मेंबरान का इंतखाब जो है वो भी इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट वो कैसे है? सूबों, पहली बात तो ये कि सेनेट रखा हुआ क्यों है, एक अवान क्यों नहीं है? हमारे मुल्क में बाइकैमरल सिस्टम है। बाइकैमरल से मराद 2 अवानी निज़ाम, जिसमें सेनेट है, सेनेट को उर्दू में लिखने वाले या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट जो है वो अवान बाला कहते हैं, यानी अपर हाउस। और जो नेशनल असेंबली है उसके मेंबरान को जो है वो लोअर हाउस भी कहा जाता है, अवान ज़ेरी की टर्म भी इस्तेमाल की जाती है। तो ये 2 अवान पर मबनी क्यों होता है? ऐसे सिस्टम को बाइकैमरल सिस्टम कहते हैं। और अगर एक ही पार्लियामेंट हो तो उस बाइकैमरल ऐसे फेडरेशन में रखा जाता है जहां पर फेडरेटिंग यूनिट जो हैं वहां पर आबादी की और आबादी की बुनियाद पर जो इलेक्शन होता है वहां पर सीट्स की तादाद बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, रकबे के लिहाज से तो बलूचिस्तान में भी सबसे बड़ा है पाकिस्तान का सूबा, लेकिन आबादी के लिहाज से सबसे कम है। तो अब पॉपुलेशन की बुनियाद पर जब टेरिटोरियल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको तकसीम किया जाता है तो फिर ज़ाहिर है उसकी सीटें कम हैं। तो सूबा वाइज प्रोविंशियल असेंबली में सबसे छोटी प्रोविंशियल असेंबली जो है मेंबरान की तादाद की, वो बलूचिस्तान है। और सबसे बड़ी कौन सी है? वो पंजाब है। तो
इस नुक्ता नज़र से या कौमी असम्बली में जो मुंतखब होके जाते हैं लोग, वो सबसे ज़्यादा तादाद में जो मेंबरान मुंतखब होके जाते हैं वो पंजाब से जाते हैं, और जो सबसे कम नेशनल असम्बली में मुंतखब होके लोग जाते हैं वो बलूचिस्तान से जाते हैं। तो वहाँ पर सूबा जो है वो अग्रीव्ड फील ना करे, उसके राइट प्रेजुडिस ना हो जाए, तो उस बराबरी को, पैरिटी को बराबरी लाने के लिए फिर अवानी बाला बनाया जाता है सेनेट। यहाँ पर हर फेडरेटिंग यूनिट यानी हर सूबे की बराबर सीटें हैं। तो वहाँ पर जो मेंबरान हैं वहाँ पर बराबरी की बुनियाद पर रिप्रेजेंटेशन है, और डायरेक्ट वोट चुके वहाँ पर सीटें पॉपुलेशन की बुनियाद पर है कि एक हल्के में कितनी, एक सूबे की कितनी सीटें हैं, और फिर उसमें कितने लोग जो हैं वोटर आते हैं उस हल्के में, तो उसकी बुनियाद पर वो तकसीम शुदा है। तो कम पॉपुलेशन वाले में ज़ाहिर है कम सीटें वहाँ से निकलेंगी, लेकिन सेनेट चूँकि प्रोविंस वाइज डिवाइड है ये सीटें, और वहाँ पर बराबरी लाने का मकसद है, इसलिए ये ऊपर वाले आवान को बनाया जाता है। जबकि पाकिस्तान में जब मगरबी पाकिस्तान की और मशरकी पाकिस्तान की 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में बराबर सीटें रखी गई थी, तो तब उस आइन में कोई अवाने बाला नहीं रखा गया था, क्योंकि दोनों जो फेडरेटिंग यूनिट्स थे उनमें मेंबरान की तादाद बराबर रखी गई थी, इसलिए ऊपर अवाने बाला बनाने की ज़रूरत नहीं। तो सेनेट जो है वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन यूनिट्स को या प्रोविंसेस को देके बराबर बराबरी की बुनियाद पर लाया जाता है। तो अब मैं जब प्रोविंसेस का या फेडरेटिंग यूनिट्स का बार बार जिक्र कर रहा हूँ, तो यहाँ से ये बात निकलेगी कि उनको मुंतखब फिर सूबे के नुक्ता नज़र से किया जाता होगा। अब सूबे के नुक्ता नज़र से एक तरीका तो हो सकता था कि वो सूबे के लोग वोट दे के अपने सेनेटर को मुंतखब कर लेते, जिस तरह अपने नेशनल असम्बली के मेंबरान को वो मुंतखब करते हैं। तो इस तरह वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। अगर ऐसी वोटिंग होती तो डायरेक्ट इलेक्शन होता। तो इनडायरेक्ट इसलिए है कि भी प्रोविंशियल असेंबली के मेंबरान, यानी जिस सूबे के भी सेनेटर को मुंतखब करना है, वहां से जो उनकी प्रोविंशियल असेंबली है उसके मेंबरान प्रोपोर्शनल मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर वोट डाल के सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तरीके से करते हैं, और जिनको वो मुंतखब करते हैं वो 14 किसी भी असेंबली की वो रेगुलर सीटें हैं, 4 खवातीन की रखी हुई हैं और 4 ही टेक्नोक्रेट्स की हैं, यानी जो किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन या स्किल का जिनके पास इल्म या नॉलेज होता है या महारत होती है, जिसमें उलमा भी शामिल है, लॉयर भी शामिल है, डॉक्टर्स भी शामिल हैं, इंजीनियर्स भी हैं, तो उनको टेक्नोक्रेट्स को, तो हर सूबे के 4 टेक्नोक्रेट, 4 खवातीन और 14 रेगुलर मेंबर, तो ये कुल 22 सीटें जो हैं वो हर सूबे से निकलती हैं। इसके अलावा फिर 2 जनरल कॉमन सीट्स जो हैं वो फेडरल कैपिटल की हैं, फिर एक खातून है और एक टेक्नोक्रेट है, तो 4 वो हो गई। तो इसके अलावा फिर 4 माइनॉरिटीज़ की हैं सीटें, 8 जो फाटा की थी वो उसके अंदर से निकल गई। असेंबली के मेंबरान, दोबारा याद दिलाता जाऊं, इनडायरेक्ट इलेक्शन मैंने कहा था, लेकिन इनडायरेक्ट इस सेंस में था कि के नुक्ता नजर से, अदरवाइज प्रोविंस उनको मुंतखब करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों हाउसेस का ड्यूरेशन क्या है, यानी नेशनल असेंबली का और सेनेट का, यानी कितनी देर तक। असेंबली की तो फर्स्ट मीटिंग से 5 साल तक, अगर उससे पहले उसको डिसॉल्व नहीं कर दिया गया। डिसॉल्व करने की वजूहात एक ये हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर जो लीडर ऑफ द हाउस है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करे कि नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए, तो नेशनल असेंबली को प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर देगा, और अगर प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व नहीं किया तो आइन आज खुद प्रिज्यूम कर लेता है कि 48 आवर्स के बाद
लिखा हुआ है कि समझा जाएगा कि असेंबली डिसॉल्व हो गई। दूसरा, सदर के डिसॉल्व करने का इख्तियार है कि अगर एक वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद हो गया है और दूसरा कोई एतमाद का वोट नहीं ले सका, यानी किसी और को अक्सरियत हासिल ही नहीं है, इसको असर्टेन वो महज अपनी राय से नहीं ये राय बना लेगा, प्रेसिडेंट हाउस का इजलास बुलाएगा और वहां से वो सर्टन करेगा कि किसी को भी मेजॉरिटी नहीं है, तो फिर वो नया इलेक्शन जो है वो कॉल असेंबली को डिसॉल्व कर दे। असेंबली अगर डिसॉल्व की जाए तो फिर नया इलेक्शन 90 डेज में करवाया जाता है, और अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर ले, यानी आज खुद फर्स्ट मीटिंग से लेके 5 साल तक पूरे कर ले, तो फिर 60 डेज के अंदर अंदर उसका इलेक्शन जो है वो करवाया जाता है। तो इसके हुए 5 साल। आपके ज़हन में आएगा सेनेट। सेनेट भाई उसकी मुद्दत नहीं है, परमानेंट मौजूद रहता है। अब परमानेंट हाउस है तो क्या जो एक दफा सेनेटर मुंतखब हो जाता है वो लगातार सारी उम्र सेनेटर रहता है? ऐसी बात नहीं है। हाउस परमानेंट है, लेकिन सेनेटर की जो मुद्दत है, यानी मेंबर रहने की मुद्दत, वो 6 साल है। अब 6 साल के लिए सारे सेनेटर अगर मुंतखब हों जब पहली दफा, तो सेनेट को कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना। हमारे मुल्क में सेनेट जो है ये फर्स्ट नहीं है, अब जो चल रहा है। फर्स्ट सेनेट जब कॉन्स्टिट्यूट हुआ तो मुख्तलिफ मार्शल यानी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जब सेनेट वजूद में आया तो जाहिर है वो परमानेंट अदारे के तौर पर ही सेनेट को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तब गालिबन सेनेट के मेंबर की मुद्दत जो थी सेनेटर रहने की, वो 4 साल उसमें रखी गई थी। लेकिन 77 में मार्शल लॉ लग गया तो अबॉलिश कर दिया गया, नेशनल असेंबली को भी और सेनेट को भी। फिर उसके बाद जब इलेक्शन हुए 84 हुए तो फिर रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ सेनेट, फिर बना, तो उसने भी परमानेंट ही चलना था। लेकिन फिर एक मार्शल लॉ बदकिस्मती से लग गया 99 में, तो फिर वो सेनेट खत्म हो गया। तो अब जो सेनेट चल रहा है ये थर्ड सेनेट है। अदरवाइज एक नहीं, जब मैं कह रहा हूं कि परमानेंट है, इसकी डेजोल्यूशन नहीं होती तो वही चल रहा होता, तो ये मार्शल लॉ की सूरत में खत्म हुए, अबॉलिश हुए, और उसके बाद फिर रिकॉन्स्टिट्यूट हुए। तो जब पहली दफा बनेगा, मैं कह रहा हूं कि मेंबरान की मुद्दत है 6 साल। तो अब 6 साल अगर सारों की हो तो 6 साल बाद वो रिटायर हो जाए तो सेनेट खत्म हो जाए। जो भी मुंतखब हुए होते हैं, जो 14-14 रेगुलर सीट्स हैं सूबों की, वो भी, और जो खवातीन हैं वो भी, और जो टेक्नोक्रेट हैं वो भी, उनमें आधे मेंबरान जो हैं वो 3 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। यानी फर्स्ट हर दफा 3 साल बाद नहीं, पहली दफा जब कॉन्स्टिट्यूट होगा सेनेट तो वो 3 साल बाद आधे मेंबरान रिटायर हो जाएंगे। उनके नाम जो है वो कुरानंदाजी से तय कर लिए जाएंगे, किन के नाम उसमें आए। वो आधे 3 साल बाद जब रिटायर होंगे तो वहां पर जो इलेक्शन होगा, यानी आधी सीटें जो सेनेट की खाली हो चुकी हैं, रिटायर हो गए 3 साल बाद, वहां पर इंतखाब होगा। अब जो वो मुंतखब होंगे वो पूरे 6 साल के लिए होंगे, लेकिन उनके पूरे 6 साल में से अभी 3 साल हुए होंगे, तो जो 6 साल के लिए मुंतखब हुए थे उनकी रिटायरमेंट आ जाएगी। तो ये रोटेशन फिर बार बार चलती रहती है। सेनेट का इलेक्शन आफ्टर एवरी 3 ईयर्स वो आता है, लेकिन सारे का नहीं आता। हाफ मेंबरान जो हैं उनकी मुद्दत पूरी हो चुकी होती है, वहां पर मुंतखब होते हैं, दोबारा इंतखाब होता है। तो जब ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, यानी दोबारा फिर मुकम्मल हो जाता है सेनेट, तो उस वक्त फिर इसका चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की मुद्दत 3 साल है, और नया आने तक प्रीवियस जो है वो वर्क करता रहता है, लेकिन 3 साल है। और वहां पर नेशनल असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है वो, उनकी मुद्दत भी ज़ाहिर है हाउस के साथ ही है, लेकिन हाउस की डेजोल्यूशन से जो है स्पीकर उसका ओहदा खाली नहीं होता। नया जब हाउस आता है, इसी तरह चेयरमैन भी जब नया आता है तो उनको
आइन ने बरकरार रखा हुआ है, इसलिए कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उसकी जगह पर बतौर प्रेसिडेंट काम करने के लिए सेनेट के चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 49 में लगाई हुई है। इसी तरह अगर वो भी नहीं है तो स्पीकर, तो इनको रखा हुआ है कि भाई वो रहेंगे और फिर नया जब आ जाएगा वो ओथ ले लेगा तो ये ऑफिस जो है वो छोड़ देंगे नए के मुंतखब होने के साथ। अब इजलास कितने होंगे साल में और इनका बिजनेस जो है लेजिस्लेटिव बिजनेस वो कैसे ये दोनों हाउसेज जो हैं वो सर अंजाम देंगे, उसकी ज़रा हम बात करते हैं। तो चेयरमैन या स्पीकर ये काम क्या करते हैं? इजलास को प्रिजाइड करते हैं। इजलास को समन करने का तरीका क्या है? इजलास को नेशनल असेंबली का या सेनेट का प्रेसिडेंट जो है वो इकट्ठा भी और अलग अलग भी समन करता है, और इजलास जो है कम से कम एटलीस्ट जो है एक सेशन से दूसरे सेशन तक 120 दिन से ज्यादा का वक्फा नहीं होना चाहिए, और 3 सेशन तो जरूर ही साल में इनके होने चाहिए। अब एक तो 30 दिन गिनते वक्त जिन दिनों के लिए इजलास एडजॉर्न हो जाएगा, जैसे आमतौर पर हमारे मुल्क में सैटरडे को और संडे को इजलास नहीं हो रहा होता, तो उनको भी वर्किंग डे शुमार किया गया है। तो वर्किंग डे साल में जो मिनिमम नेशनल असेंबली ने काम करना है वो नोट कर लें, वो 130 डेज, और एक इजलास के ख़त्म होने और दूसरे इजलास के शुरू होने के दरमियानी जो वक्फा है वो 120 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक हुआ? सेनेट का वर्किंग डे जो है कुल साल में जो उसने बिजनेस करना है, फंक्शन करना है सेनेट ने, वो 110 दिन। ये नेशनल असेंबली और सेनेट के वर्किंग डेज का फर्क है, वो 110 दिन करेगा, लेकिन वहां पर भी एक इजलास और दूसरे इजलास के शुरू होने में 120 डेज से ज्यादा जो है वो फर्क नहीं होगा। इजलास सदर ने बुलाया हो तो सदर ही उसको बर्खास्त करता है। तो क्या स्पीकर या चेयरमैन, अब चेयरमैन ज़ाहिर है सेनेट का और स्पीकर किसका? नेशनल असेंबली का इजलास बुलाएगा। तो अगर स्पीकर इजलास बुलाएगा तो वो किन सूरतों में बुलाएगा? आइन के तहत अगर हाउस के मेंबरान जो हैं उनकी 1/4 तादाद रेकोजिशन उसको देती है कि इजलास बुलाया जाए, तो फिर वो इजलास बुलाने का पाबंद है और फिर वो इजलास बुलाएगा। आम तौर पर जो स्पीकर होता है, जो चेयरमैन होता है, अगर तो एग्रीड कैंडिडेट आ जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जिसकी मेजॉरिटी होती है उन्हीं का होता है ना। तो मेजॉरिटी किसी पर्टिकुलर पार्टी की या किसी इत्तेहाद की, कोलिशन की होती है तो उनका ही होता है। लेकिन जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसने अगर इजलास रिक्वायर्ड हो लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए, कानून साजी के जरिए, तो जाहिर है वो प्रेसिडेंट को रिक्वेजिशन जाएगी, रिक्वेस्ट जाएगी, प्रेसिडेंट उसका इजलास जो है वो समन कर लेंगे। तो हुकूमत तो इजलास को प्रेसिडेंट के जरिए ही बुला रही होती है, लेकिन अपोजिशन, कई दफा अपोजिशन भी इजलास बुलाना चाह रही होती है, किसी अहम इशू को डिस्कशन में लाना चाह रही होती है। तो जब अपोजिशन इजलास बुलाना चाहती है तो उनके कहने पे तो प्रेसिडेंट इजलास नहीं बुलाएगा। तो अपोजिशन जो है वो उनका इजलास वो रिक्वेजिशन देते हैं स्पीकर को, या अगर सेनेट में बुलवाना है तो सेनेट के चेयरमैन को, तो वो उनकी रिक्वेजिशन पर फिर वो इजलास बुलाता है। तो पाकिस्तान में ऐसे ही नजर आता है कि भाई अगर स्पीकर ने इजलास बुलाया हो या सेनेट के चेयरमैन ने बुलाया हो तो आप सेफली ये समझ सकते हैं कि ये अपोजिशन की रिक्वेजिशन आई होगी, उस पर बुलाया गया है। और अगर हुकूमती पार्टी ने बुलाना हो तो वो जाहिर है प्रेसिडेंट जो है, ये नहीं है कि भी वो रिक्वेजिशन नहीं भेज सकते, लेकिन अगर उन्होंने रिक्वेजिशन देने की हुकूमत को जरूरत नहीं होती, वो प्रेसिडेंट वाला आइन के अंदर जो तरीकेकार मौजूद है उसके तहत वो इस इजलास को जो है वो समन कर सकते होते हैं। वोटिंग किस तरह होती है?
वोटिंग का तरीक़ेकार ये है कि जो लोग मौजूद होते हैं हाउस के अंदर, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन जो है, आम कानून सवाए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में तादाद किसी बिल को पास करने की आइन ने मुख्तलिफ रखी हुई है, तो उसका तरीक़ेकार तो अलग है। वो तो कुल तादाद का जो है वो 2/3 अगर वोट देंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो मंजूर होगी। कुछ चीज़ें आइन के अंदर असम्बली के या हाउस के तादाद के नुक्ता नज़र से जो आई हैं, उनका मैं आपके सामने मुख्तलिफ तादाद के नुक्ता नज़र से जिक्र कर दूं ताकि आपके जनरल नॉलेज में वो चीज़ें रह जाएं। कुल तादाद का कुछ जगहों पर जिक्र आता है, यानी जो कुल तादाद मेंबरान की है नेशनल असम्बली के या सेनेट, तो उनके लिहाज से नुक्ता नज़र है। वजीर आज़म है तो जाहिर है मेजॉरिटी होगी, कुल तादाद की मेजॉरिटी उसके साथ होगी तो वजीर आज़म मुंतखब होगा। अगर फर्स्ट सेशन में होना है, सेकंड में होगा तो प्रेजेंट की मेजॉरिटी दे देगी तो हो जाएगा। इसी तरह वजीर आज़म के खिलाफ अदम इत्माद लाना है तो कुल तादाद की अगर मेजॉरिटी उसके अगेंस्ट वोट दे देगी तो वो उतर जाएगा। इसी तरह स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का मुंतखब होना या उतारा जाना, वो भी कुल तादाद की अक्सरियत, यानी कुल तादाद की अक्सरियत जो है, अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं 342 के मेंबरान के नुक्ता नज़र से नेशनल असम्बली का, तो गालिबन कुल की सादा अक्सरियत बनती है 172 पर। ठीक है, तो 172 जो है वो स्पीकर को अगर वोट दे दें तो स्पीकर बन जाएगा, 172 उसके अगेंस्ट वोट दे दें तो स्पीकर उतर जाएगा। वजीर आज़म को भी इसी तरह ही मुंतखब और इसी तरह अदम एतमाद उसके खिलाफ। तो ये कुल तादाद। अब कुल तादाद की 2/3 का भी आइन के अंदर जिक्र है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो तो कुल तादाद की 2/3 यानी 2/3 अक्सरियत वोट दे हक में किसी बिल के कॉन्स्टिट्यूशनल, तो समझा जाएगा कि हाउस ने उसको मंजूर किया। प्रेसिडेंट को रिमूव करने का, रिमूवल जो है, इम्पीचमेंट जो है, उसके तरीकेकार में भी आर्टिकल 47 में ये जिक्र आया है कि कुल वो अगरचे ज्वाइंट सिटिंग में होगा लेकिन कुल तादाद की 2/3 जो है, यानी सेनेट वाले भी शामिल करके, नेशनल असम्बली के भी शामिल करके, कुल तादाद, तो चाहे कुछ सीटें खाली भी हो, उस दिन कितने बैठे हुए हैं, कुल तादाद बैठी हुई या नहीं बैठी उससे नहीं तल्लक, लेकिन कुल तादाद को कैलकुलेट करते हुए उससे ज्यादा यानी 2/3 जो हक में वोट अगर आएंगे करारदाद के तो सदर को हटा दिया जाएगा, हक में आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जो है वो मंजूर हो जाएगा। ठीक है, नहीं आएंगे तो वो उस तरह की आवाज। अब ये कुल तादाद के लिहाज से सादा अक्सरियत की बात होती है, वजीर आजम को मुंतखब करना उसको हम कहते हैं सादा अक्सरियत, यानी हाफ से ज्यादा हो जाए सादा अक्सरियत हो गई। इसी तरह स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर को मुंतखब करने और उसका हटाने की तरीकेकार की मैंने बात की, वो भी सादा अक्सरियत के साथ उसका जिक्र है। लेकिन अगर 2/3 रिक्वायर्ड है तो वो सादा अक्सरियत तो नहीं है, तो वो सादा अक्सरियत हो सकती पूरे अवान की, पूरे अवान का 2/3 हो सकता है। ये दो तरीके तो ये हैं। एक है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ऑर्डिनरी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को निकाल के या कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर को निकाल के उनके लिए 2/3 चाहिए कुल का। लेकिन आम जो लॉ करते हैं, लेजिस्लेटिव बिजनेस करता है हाउस, वहां पर जो प्रेजेंट होते हैं उनकी सादा अक्सरियत किसी करारदाद के हक में, किसी बिल के हक में वोट दे दें तो समझा जाएगा कि वो करारदाद और वो बिल जो था वो मंजूर हो गया, यानी जो प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट कितने होने चाहिए उनका जिक्र जो है वो आर्टिकल 55 में है, असेंबली की वोटिंग का और कोरम का। तो उसमें अगर स्पीकर को ये पॉइंट आउट कर दिया जाए, कोई मेंबर ये पॉइंट आउट करे कि हाउस में जो मेंबर इजलास को अटेंड कर रहे हैं, इसी तरह चेयरमैन को अगर सेनेट के नुक्ता नज़र से हो, तो मैं पैरेलल इसलिए दोनों की बात किए जा रहा हूँ कि तरीकेकार आइन के अंदर एक ही तरह का है चीज़ों को डील करने के लिए। तादाद मुख्तलिफ हो सकती है मेंबरान की, ठीक हो गया, और
उनके वर्किंग डेज को मैंने आपके सामने बयान कर दिया कितने, उसमें ज़रा वेरिएशन है। लेकिन इजलास साल में एटलीस्ट जो है वो तो 3 तो ज़रूर ही होंगे ना उनके, उससे ज़्यादा हो जाए तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन ने माना नहीं किया। तो मैं ये कह रहा था कि भाई आइन ये कहता है कि अगर स्पीकर को या सेनेट के चेयरमैन को ये पॉइंट आउट कर दिया जाए किसी मेंबर की तरफ से कि जो हाउस में बैठे हुए मेंबरान हैं उनकी तादाद 1/4 से यानी 1/4 से कम पड़ गई है तो इजलास को मुलतवी कर दिया जाएगा। तो इससे ये मुराद है कि भाई 1/4 तादाद तो जरूर मौजूद ही रहनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। उससे कम तो ये कोरम कितना होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए। लेकिन 1/4 से भी अगर कम पड़े हुए कोई पॉइंट आउट नहीं करे तो स्पीकर आज खुद काउंट नहीं करेगा, वो बिजनेस को जारी रखेगा, उसका काम जारी रहेगा। ये आर्टिकल 55 ने किसी के पॉइंट आउट करने के नुक्ता नजर से जिक्र किया है। तो आमतौर पर हमारे प्रैक्टिकली ऐसे होता है कि कई दफा अपोजिशन जो है वो इजलास का बाइकआउट करके बाहर चली जाती है और एक आध मेंबर को पीछे छोड़ देती है। एक आध मेंबर पीछे बैठा रहता है, इसलिए वो तादाद गिनता रहता है। हुकूमती अफराद आमतौर पर बाहर लॉबी में गैलरी में निकल जाते हैं, किसी को कोई काम बाहर चले गए, तादाद कम पड़ती रहती है, वो काउंट करता रहता है। जो ही देखे कि भाई 1/4 से कम पड़े तो वो हाथ खड़ा करके स्पीकर साहब को पॉइंट आउट कर देता है कि कोरम टूट गया। इसको कोरम टूटना कहते हैं, यानी तादाद 1/4 से कम पड़ जाए। तो हम इससे ये प्रिज्यूम करें कि भाई हाउस को बिजनेस करने के लिए, काम को जारी रखने के लिए लेजिस्लेटिव हो या किसी भी नोयत का हो, डिस्कशन हो कोई, तो 1/4 तो मौजूद होने चाहिए जरूर, क्योंकि कहा है कि अगर पॉइंट आउट किया जाएगा तो 1/4 से कम हुए तो फिर इजलास को बर्खास्त कर दिया मुलतवी कर दिया जाएगा। ठीक है, पहला तरीका तो स्पीकर साहब ये अडॉप्ट करते होते हैं कि आमतौर पर वहां पर बेल बजाई जाती है। अगर कोरम टूट रहा है तो कुछ मेंबरान वहीं मौजूद होते हैं, वापस आ जाते हैं, तादाद पूरी हो जाए तो जारी रहता है। लेकिन अगर ना हो तो स्पीकर साहब जो है उसको मुलतवी कर सकते हैं। अब लेजिस्लेशन के लिए कानून साजी के जरिए जो भी बिल जो है, ज्यादा तो इसको मैं नेक्स्ट में डिटेल इसकी बयान करके आगे बढ़ूंगा क्योंकि अब टाइम जो है वो कम पड़ रहा है। तो लेकिन मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ सा जिक्र करके फिर आगे प्रोसीजर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में टेकअप कर लेंगे। आज सिर्फ ये दोनों हाउसेज की साख या पार्लियामेंट हमारी जो है वो किन पर मुश्तमिल है, वो सदर पर मुश्तमिल है, नेशनल असम्बली पर मुश्तमिल है और सेनेट पर मुश्तमिल है। इनके कितने कितने मेंबरान की तादाद है, उनका इंतखाब का तरीका क्या है, उसकी हमने बात की। अब उसके लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की बात मुख्तसर करके फिर सारे को कंक्लूड करने के लिए मैं नेक्स्ट सेशन में छोड़ दूंगा, क्योंकि टाइम जो है वो लेक्चर का ओवर हो जाएगा तब तक। ये कोई भी बिल जो है, जो लॉ प्रपोज हो रहा है, वो दोनों हाउसेज में से किसी में भी ओरिजिनेट हो सकता है। मे ओरिजिनेट इन आइदर हाउस। मराद ये कि नए लॉ का बिल जिसका भी इजलास हो रहा हो या जिसमें भी हुकूमत मुनासिब समझे या जो भी बिल को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा है, जिस हाउस में भी जिसका वो मेंबर है या जिसमें अगर हुकूमत है तो मुनासिब समिति है या जिसका इजलास हो रहा है उसमें इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, तो वो नेशनल असम्बली में भी ओरिजिनेट हो सकता है, वो सेनेट में भी ओरिजिनेट हो सकता है। ओरिजिनेट से मराद के जिधर पहली दफा पेश किया गया, तो जिस हाउस में यानी या सेनेट में या नेशनल असम्बली में किसी में भी पेश, सवाए मनी बिल के, यानी जो मालियाती मैटर्स वाला बिल होता है जिसमें सबसे बड़ा एनुअल बजट स्टेटमेंट आती है, वो अकेला नेशनल असम्बली में पेश होता है।